हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स में परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। परसेंटेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इसका देखिए, परसेंटेज का जो सिंबल है वो इस तरीके से बना होता है, तो ये परसेंटेज का सिंबल कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी किसी भी वैल्यू को, किसी भी मान को अगर आप ये चाहते हैं कि उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो अगर किसी वैल्यू को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि 3/5 इक्वल टू व्हाट परसेंट, तो आप कहेंगे सर 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ 60%। तो 3/5 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है भाई, 60% के। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं भी परसेंटेज को हटाना है, रिमूव करना है और इसकी हमें वैल्यू बतानी, इसका कोई मान बताना है, वैल्यू बतानी है, तो इस सिचुएशन में हमें 100 से क्या करना होगा, डिवाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमसे आपसे कहा कि 25% इक्वल टू व्हाट, तो आप कहेंगे सर 25/100 दैट इज़ 1/4। ठीक है, तो ये दो बेसिक पॉइंट है, पहले नोट करिए इन्हें। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज में कुछ चीज़ें जैसे आपको पता भी होती है, जैसे 1/2% का मतलब कितना है, 50% है। 1/3 का मतलब होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें वैसे तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम भी याद करेंगे, जितना हम बता रहे हैं उतना भी चलेगा, अदर एग्ज़ाम में ये मैक्सिमम चीज़ें बताई जाती हैं। तो 1/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब कितना है परसेंटेज में, 33 से 1/3% का मान है 1/3। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी और ये कैसे निकाला जाता है ये भी देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100। जैसे मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये कैसे कन्वर्ट होता है कि 1/4 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका कितने परसेंट, 25%। तो 1/4 कितने परसेंट के बराबर है, 25। ऐसे ही 1/5 कितने परसेंट के बराबर है, यहाँ से तो 20% के बराबर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 1/6 कितने के बराबर है, तो देखिए 1/6 का मतलब है कि आप 100 में 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट करेंगे 50/3, और 50/3 का मतलब है 16 से 2/3। ठीक है, तो कम से कम 2-4 वैल्यू तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये हमने 5 वैल्यू याद कराई, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। आगे भी आप इस तरीके से 1/7 का करना चाहें तो 1/7 का कर सकते हैं। 1/7 इक्वल टू व्हाट, तो 100/7, इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 330, 7 4 जा 28, तो 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7। 1/8 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, जब 100/8 करेंगे आप तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 25/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5%। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, जब 100/9 करेंगे तो 11 सही 1/9%। और 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/10 करने पर 10%। तो कम से कम 1 से लेकर के 1/10 तक इतने मिनिमम परसेंटेज वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए इसके बाद में परसेंटेज में हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका मल्टीपल यूज है। आप परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं, डिस्काउंट समझते हैं, SI CI समझते हैं, DI समझते हैं, तो मल्टीपल यूज है इस चैप्टर का, इसलिए हमें इसके कॉन्सेप्ट याद होने समझने बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो हर जगह लगेंगे, कहीं पर भी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझिए कैसे होगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पर भी आपको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये, जो गिवन वैल्यू होगी उसको आप ऊपर रखेंगे, गिवन वैल्यू को, और डिवाइड करेंगे आप कंपेयर वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए गिवन वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी और कंपेयर वैल्यू डिवाइड में रहेगी, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100, ठीक है। अब ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर मान लीजिए परसेंटेज में हमको लेस या मोर बताना है, कम या ज़्यादा बताना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंस ऑफ बोथ गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय कंपेयर वैल्यू, और परसेंटेज लाना है तो आपको पता है 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। और थर्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कभी किसी चीज़ की वैल्यू दी जाए तो उस वैल्यू का जो परसेंट होगा वो डिवाइड में रखेंगे, और जो फाइंडिंग परसेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें क्या करना, पूरे परसेंटेज से लेकर के जितने भी परसेंटेज के टॉपिक बनेंगे उन सब में हम अप्लाई करेंगे। अब इनको हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन लिखिए, अभी हम इसका बेसिक में ही चल रहे हैं, फिर हम इसको टाइप वाइज अभी कैटेगराइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए एग्ज़ाम, एक परीक्षा में राम गेट्स 500 मार्क्स। एक परीक्षा में राम को कितने अंक मिले, 500, वाइल, जबकि श्याम गेट्स 600 मार्क्स। श्याम को कितने मिले, 600 मार्क्स मिले। अब पहला क्वेश्चन है आपसे फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ राम, फाइंड परसेंटेज ऑफ राम टू श्याम। राम का जो अंक है वो श्याम के अंक का कितना परसेंट है, फाइंड परसेंटेज ऑफ राम मार्क्स टू श्याम मार्क्स। राम मार्क्स टू श्याम मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, फाइंड राम मार्क्स what percent less than Ram marks, what percent less than Ram marks। फाइंड राम मार्क्स what percent less than श्याम मार्क्स, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है इसमें, फाइंड श्याम मार्क्स what percent more than राम मार्क्स। तो एक क्वेश्चन है, उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में राम को कितने अंक मिले हैं, 500 अंक मिले हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम 2 लोग हैं, एक परीक्षा में राम को 500 अंक मिले हैं और श्याम को कितना मिला है, 600 अंक मिला है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज ऑफ राम मार्क्स टू श्याम मार्क्स, जो राम के अंक हैं वो श्याम के अंक का कितना परसेंट है, ये आपको क्या करना है भाई, पता करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आपको राम का परसेंटेज चाहिए। तो राम का परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने बताया कि जिसका परसेंटेज चाहिए उसकी गिवन वैल्यू ऊपर होगी, कंपेयर वैल्यू जिससे कंपेयर तुलना कर रहे हैं वो मान नीचे, और इंटू 100। जैसे राम के अंक चाहिए तो राम के अंक हैं 500, और तुलना किससे हो रही, राम के अंक टू श्याम मार्क्स, मतलब श्याम से हो रही। तुलना वाले वर्ड जो होते हैं से पता चलता है, तो 600 से तुलना हो रही है, और हमें इसका परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये कैंसिल हो गया।
यहाँ से इसको और कैंसिल कर लेंगे, 25 0/3 परसेंटेज में निकालेंगे 83.33%। ठीक है, तो राम के कितने परसेंट है? 83.33%। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम के अंक जो है वो श्याम से कितने परसेंट कम है। तो परसेंटेज में कम लेने के लिए हमने कहा कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ बोथ गिवन वैल्यू। तो दोनों के बीच का अंतर, तो राम और श्याम के बीच का अंतर कितना होगा? 500 और 600 के बीच का अंतर 100 हो गया। अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? राम के अंक श्याम से कितना जो है कम है, तो श्याम के अंक से कितना कम है? श्याम से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए 100 डिवाइड में इसको कट करेंगे 100/6। अभी अभी हमने बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3%, क्योंकि इसको हल करेंगे 50/3 और 1/6 का मान आपको वैसे ही बताया गया कितना होता है? 16 सही 2/3%। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि श्याम के अंक जो है वो राम से कितने परसेंट क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो श्याम के परसेंटेज मोर पूछा जा रहा, ज़्यादा पूछा जा रहा, तब भी आपको क्या करना? अंतर ही करना है दोनों वैल्यू में। तो आप अंतर करिए, तो 500 और 600 के बीच में अंतर हुआ 100, और पूछा जा रहा श्याम के राम से कितने ज़्यादा हैं, तो तुलना किससे हो रही? राम से। दैट्स वाई यहाँ पर 500 डिवाइड में और मल्टीप्लाई बाई 100 कट करेंगे इसे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कितने परसेंट ज़्यादा है? 20%। तो आपने देखा कि किसी भी तरीके से अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को हमसे पूछा जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। नोट करिए इतना पहले। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर लेते हैं, वैल्यू अपॉन वैल्यू परसेंट इनटू फाइंडिंग परसेंट के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ए मैन, एक आदमी ए मैन स्पेंड 60% of his income on food। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% कहाँ पे खर्च करता है? भोजन पे। 25% ऑन रेंट, 25% किराए पे खर्च करता है। 10% ऑन एजुकेशन, 10% जो है 10% वो काहे पे खर्च करता है? एजुकेशन पे। 10% शिक्षा पे खर्च करता है। ठीक है, 60% भोजन पे, 25% जो है किराए पे और 10% एजुकेशन पे। हिज मंथली सेविंग, उसकी जो मंथली सेविंग है 3000 रुपीज़। कितनी है? 3000 रुपये। मंथली सेविंग 3000 रुपीज़। फाइंड हिज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम उसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी होगी ये बताना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सिंपल सी बात ये है कि देखिए अभी तक हम क्या करते थे कि हर चीज़ को x मानते थे। जब हम परसेंटेज सीख रहे हैं तो हर चीज़ हमारे लिए 100% है, तो हमने माना कि 100% है हमारे पास, उसमें से 60 खर्च कर दिया, 25 खर्च कर दिया और 10 खर्च कर दिया। अब आपके पास कितना बचा? 60 और 25 85 प्लस 10 95, तो 5% आपके पास क्या हुई? सेविंग हुई, बचत हुई। ठीक है, अब यहाँ पर जो पैसे में बचत है वो कितनी गिवन है आपको? 3000। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे? 3000 हमारे पास सेविंग है, परसेंटेज में सेविंग है 5%, और हमें निकालना क्या है? टोटल इनकम, जो कि 100% हमने मान रखी है कि टोटल आय हमने कितनी मान रखी है? इनकम 100। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60,000 जो हमारी आ गई वो क्या आ गई? मंथली इनकम आ गई। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है वो, ये तो हमारी क्या आ गई? मासिक आय आ गई। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा वार्षिक, एनुअल के लिए,
तो एनुअल में हम इसमें क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 6 जा 720, तो 7,20,000 रुपये, 7,20,000 रुपीज़ उसकी क्या हो जाएगी, एनुअल इनकम हो जाएगी, वार्षिक इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया, नोट कर लीजिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। देखिए, एक चिड़ियाघर में 60% चिड़िया उड़ गई। 60% चिड़िया क्या हो गई भाई, उड़ गई। ठीक है, शेष का 50% मर गई। शेष का 50% चिड़िया मर गई। 60% चिड़िया उड़ गई है और शेष का 50% चिड़िया क्या हो गई, डेथ हो गई, मर गई हैं। ठीक है, यदि अब चिड़ियाघर में 300 चिड़िया हैं, तो प्रारंभ में कितनी चिड़िया थी? प्रारंभ में कितनी चिड़िया थी? ठीक है, इन ए जू 60% बर्ड्स आर फ्लाई, रिमेनिंग 50% आर डेथ, देन द नंबर ऑफ बर्ड्स रिमेनिंग 300, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन स्टार्टिंग। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया। आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपके पास 100% जो है चिड़िया थी, 60% उड़ गई, तो आपके पास कितना बचा है भाई, 40%। अब ये कह रहा है कि शेष का 50% आपकी क्या हो गई, डेथ, तो आपको 40 का 50% निकालना आना चाहिए। परसेंट निकालेंगे इसका, तो कितना परसेंट हो गया, 20% डेथ हो गई, तो 40 में से 20 गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये आपके पास शेष बचा। ये परसेंटेज में 20% शेष बची और संख्या में कितनी बची, 300। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू का मान हो गया 300, मान का परसेंट हमारे पास 20, और निकालना है टोटल कुल कितनी थी, तो 100 थी। तो यहाँ से हल करेंगे 5, तो यहाँ से हमें पता चल गया कितनी चिड़िया थी, प्रारंभ में 1500 थी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्कूल में 60% लड़के हैं, 60% क्या हैं, लड़के हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर, लड़के और लड़कियों की संख्या में जो अंतर है 500 है, तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र बताएं। कुल छात्र बताने हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। आपके पास इस स्कूल में 60% लड़के, तो आपने मान लिया कि 100% आपके पास क्या है, स्टूडेंट हैं, 100% स्टूडेंट हैं। इसमें से देखो इंग्लिश में हो जाएगा, इन स्कूल देयर आर 60% बॉयज़, द डिफरेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 500, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपने स्टूडेंट 100% लेट कर लिया, 60% अगर इसमें बॉयज़ हैं तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि 40% इसमें क्या होंगे, गर्ल्स होंगे, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, या तो बॉयज़ होंगे या तो हम गर्ल्स को कंसीडर करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहा है कि जो आपसे इसने कहा कि 500 क्या है, इनकी संख्या में अंतर है, तो आप मुझे बताओ कि जो 500 है
ये अंतर है, तो यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स का अंतर है वो आपको परसेंटेज में कितना दिख रहा है, 20%। तो आप कह सकते हैं 500 सर 20% का मान है। और अगर हमें कुल छात्र चाहिए तो जो कि कितने होंगे 100, तो यहाँ से कुल छात्र आ जाएंगे 20 पंचे 100 2500, टोटल कितने छात्र हैं 2500। ठीक है, नोट कर लीजिए। परसेंटेज के सवाल नंबर सिस्टम में भी बनते हैं, तो नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए नंबर, एक संख्या, ऐसे लिखिए, डिफरेंस ऑफ 80% एंड 70% of a number is 150. फाइंड नंबर। किसी संख्या के 80% और 70% का अंतर कितना है 150 है, संख्या बताएं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपली आपके पास नंबर कितनी हो गई 100%, और इस संख्या का 80% 80 और 70% 70। अब यहाँ पर आपको मान दिया हुआ 150, परसेंटेज में जो अंतर है वो कितना है 10%। तो आप कह सकते हैं सर 150 कितने परसेंट का मान है 10%। अब आपसे संख्या पूछ रहा है तो नंबर कितनी हो जाएगी 100, तो यहाँ से संख्या आपकी आ जाएगी कितनी 1500। ठीक है, कितना आ जाएगा 150। अगर आपसे कहता है इस संख्या का 90% बताओ, तो फाइंडिंग वैल्यू आपकी कितनी हो जाती 90% हो जाती। तो कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं आसानी से, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। क्या क्वेश्चन था, इफ़ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज लेस देन बाई 20% एंड 28% बाई थर्ड नंबर, देन फाइंड सेकेंड नंबर what percent लेस देन फर्स्ट नंबर। कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, ये हमको बताना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे भाई। सिंपली जब तीन चीज़ें हैं तो तीन चीज़ों में कंपेयर बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको दिया हुआ, जैसे यहाँ दिया हुआ कि तीसरी संख्या से कंपेयर है, तो आप तीसरी से कर लेंगे। अगर नहीं दिया होता तो हमारी कोशिश रहती कि हम पहले सेकंड और थर्ड का कंपेयर करें, देन हम फिर क्या करें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, उससे ईजी होता है। अब यहाँ पर देखिए तीन संख्याएँ, सबसे पहले हमने इसको रेशियो में मान लिया, हमने लेट कर लिया कि थर्ड नंबर कितनी होगी 100% होगी। अब ये 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी, और सेकेंड नंबर कितनी कम है 28, तो ये कितनी हो जाएगी 72। अब यहाँ से देख करके आपको लगेगा कि सर सेकेंड क्वेश्चन जो नंबर है वो 8% क्या है कम है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। क्यों सर? क्योंकि परसेंटेज कम निकालने का तरीका हमने बताया कि दोनों के बीच का अंतर, तो 80 और 72 के बीच का अंतर 8 और डिवाइडेड बाई फर्स्ट वैल्यू, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर वैल्यू किससे कर रहे हैं? फर्स्ट संख्या से, क्योंकि सेकेंड नंबर व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर है। तो इस वजह से यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा 10%, ना कि 8%। नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज चूँकि बेस है हर चैप्टर्स का, तो इसलिए हमने इसमें इंट्रोडक्शन में 5-6 सवाल कर लिए। अब हम लोग इसको टाइप वाइज पढ़ते हैं, जो स्पेशल टाइप इसमें बनते हैं। तो पहला टाइप का सवाल देखिए, पहले टाइप की पहचान भी हम बता देते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आप देखते हैं उसमें लिख के आता है या तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या फिर आपसे कहेगा कि एक चीज़ में क्या हो गई है इंक्रीज कर गया है, मतलब एक चीज़ में वृद्धि हो गई है, तो दूसरी चीज़ क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है, कमी हो गई है। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सवाल करते हैं। पहला सवाल है, ए की आय बी की आय से
25% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। आपसे कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज़ 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, देन फाइंड इनकम ऑफ बी व्हाट % लेस देन इनकम ऑफ ए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पर सिंपल सी तरीका है। देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये है कि बेसिक अप्रोच आप लगा सकते हैं, जैसे ए और बी दो लोग हैं तो आप अब बेसिक अप्रोच ये लगा सकते हैं कि ए की आय बी से 25% ज़्यादा, अगर बी 100 होगा तो ये कितना होगा 125 होगा। अब आपसे कह रहा है कि बी की आय ए से कितने % कम है, बी जो है ए से, तो परसेंटेज में कम निकालने का तरीका आपको बताया, दोनों के बीच का अंतर 25, कंपेयर हो रहा है ए से, इसलिए 125 × 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना % कम आ जाएगा, 20% कम हो जाएगा। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, देखिए ये जो सवाल है इसमें आपको जो ट्रिक लगानी है वो ये लगानी है कि जो भी 100% तो आप मानते ही हैं हर चीज़ को, ठीक है, और जो भी आपका वैल्यू % होगा वो आप लिखेंगे। अब अगर ये वैल्यू % बढ़ रहा है तो 100 में प्लस होगा, और अगर घट रहा है तो 100 से क्या होगा, माइनस होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि 100% 100 में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो जितनी भी वैल्यू % वो लिखेंगे, अगर बढ़ रही है तो प्लस कर दीजिएगा और घट रही तो माइनस कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर 100% लिया हमने, अब यहाँ पर वैल्यू % है 25%, और 25% क्या हो रही, ज़्यादा हो रही तो बढ़ रही है, तो इसलिए डिवाइड में 125। इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 20% की कमी या डिक्रीज, क्योंकि एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी कमी, अगर एक घटेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो मेन हमारा ये कॉन्सेप्ट ऐसे नोट कर लीजिए आप। और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। इंग्लिश में है, इफ़ रेट ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10% देन ए मैन व्हाट % डिक्रीज हिज कंजम्पशन, दैट इज़ देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन हिज एक्सपेंडिचर। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा आसान है। हमने आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से 100% मान लीजिए। अब ये जो परसेंटेज वैल्यू है वो देखिए कितनी है, यहाँ पर 10 लिखी हुई है, तो 10, और ये क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कमी हो रही तो 100 में क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर वृद्धि होती तो 100 में प्लस, तो इसलिए 90। बस इसको हल कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 100/9 का वैसे भी हमने स्टार्टिंग में बताया था कितने %, 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये चैप्टर जो टाइप नंबर 1 हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं या टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, दो ऐसे टाइप हैं जो मेंसुरेशन में भी आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर इसके लगा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने का जो तरीका है, मेथड है, वो एकदम सेम है, ठीक है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन मेंसुरेशन में बनता है, जैसे लिखिए, यदि एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि की जाए तो इसकी चौड़ाई को कितने %
घटाया जाए कि आयत के क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, नो इफेक्ट। इंग्लिश में हो जाएगा इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज, दैट इज देयर इज नो इफेक्ट इन इट्स एरिया, इसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब सोल्यूशन देखिए भाई कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको बताया गया कि 100% मानना है, 100 मान लिया आपने। अब आयत में जो परसेंटेज वैल्यू है वो 20 है। अब ये वृद्धि है तो वृद्धि आपको बताया मैंने, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 120 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। 100/6 इसकी वैल्यू मैंने बता रखी है, आप चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए। 50/3 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। इतने परसेंट की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन देखे जिसमें हम लोगों ने देखा कि या तो वृद्धि हो रही थी तो कमी पूछी जा रही थी, कमी हो रही तो वृद्धि, या फिर नो प्रभाव के। अब टाइप नंबर 2 करेंगे। टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे तो इफ़ेक्ट आपसे कहेगा क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रभाव ज्ञात करें, कितने परसेंट का कमी हो गई, वृद्धि हो गई, इफ़ेक्ट आपको बताना होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, जैसे राम की आय पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है, राम की आय पहले वर्ष 10% बढ़ती है, वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। 2 वर्ष बाद राम की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राम की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 और ये क्वेश्चन अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर जगह मिलेगा। देखिए पहला जो टाइप है उसका कॉन्सेप्ट आप 1% मिलता है, लेकिन टाइप नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो 99% जगह आप यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज़ जैसे प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। अब देखिए वर्तमान से अगर हम आफ्टर में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, चीज़ें इस तरीके से देखनी होगी। आगे जा रहे हैं हम, ये पता है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे। और यही चीज़ अगर हम बिफोर से बात करें तो बिफोर से भी अगर हम प्रेजेंट में आ रहे हैं तब भी आगे जाएंगे। और आगे जब भी हम बढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस कैलकुलेशन में हम 100 में जो भी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, जो भी परसेंट प्लस माइनस हो रहा है वैल्यू परसेंट, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100, इस तरीके से सक्सेसिव कैलकुलेशन हम करते हैं। अब इस बात को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे सोल्यूशन में हमारे पास हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। तो हमने मान लिया कि 100% हमारी आय है। अब आप आगे जा रहे हैं, मतलब 2 साल बाद ही तो पूछ रहा है, आफ्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि पहले साल इनकम आपकी 10% बढ़ गई तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 110, क्योंकि हमने बताया कि वैल्यू में अगर बढ़ेगा तो परसेंट जुड़ेगा और घट रहा है तो माइनस होगा, और डिवाइडेड बाई 100% इनटू दूसरे वर्ष 10% कमी हो गई तो इसका मतलब 90/100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। और देखिए अब 2 साल के बाद आपकी इनकम कितनी रह गई, तो कट करने पर आपने पाया कि अब आप 99 रुपीज़ कमा रहे हैं, पहले 100 कमा रहे थे, अब 99। तो आप कह सकते हैं कि आपकी इनकम 1% क्या हो गई, कमी हो गई। आपकी इनकम में 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। नोट कर लीजिए इस बात को। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 100 में जो भी चीज़ें हो रही वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ बढ़ रही तो प्लस हो जाएगी, और अगर घट रही तो क्या हो जाएगी, 100 में से माइनस हो जाएगी। और क्वेश्चन समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपनी खपत में 10% की कमी करता है, 10% की कमी करता है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इफ रेट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20% देन ए मैन डिक्रीज हिज कंजम्पशन बाय 10%, देन फाइंड इफेक्ट ऑन हिज एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सिंपल सी बात हमने आपको बताई कि हर चीज़ आपकी क्या है 100%। तो आपने मान लिया कि 100 रुपये आप पहले खर्च कर रहे होंगे। अब इसमें हुआ ये कि 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 120/100, और 10% की आपकी खपत में क्या हो गई कमी, तो कमी का मतलब 90/100। सॉल्व किया आपने, ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 108। पहले खर्चा था आपका 100 रुपये, अब खर्चा हो रहा है आपका 108 रुपये। तो आपके खर्चे में 8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 8% आपका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर गया। नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल देखिए, अगर हम लोग मेंसुरेशन में बात करें, एक सवाल कैसे बनता है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, इसकी चौड़ाई को 20% घटाया गया। ठीक है, 20% क्या किया गया, घटाया गया। तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल है, आपने मान लिया 100% उसका क्षेत्रफल होगा। अब 20% लंबाई बढ़ा दी तो 120/100, फिर आपने चौड़ाई 20% घटा दी तो घटा देगा मतलब कितना हो जाएगा 80/100। अब इसको कैलकुलेट करिए आप यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिला कि अब जो क्षेत्रफल है वो 96% रह गया। तो आप मुझे बताइए क्षेत्रफल में क्या हुआ, 4% की कमी हो गई। 4% आपका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। चौथा सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि को 10% बढ़ाया गया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके क्षेत्रफल में प्रभाव ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझने वाली बात यह है कि सर इसमें परिधि कह दिया गया तो क्या करेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि परसेंटेज हो या रेशियो, क्या बात ध्यान रखनी है, नोट में इस बात को हमेशा समझिएगा कि आप चाहे परसेंटेज निकाल रहे हों या फिर आप किसी चीज़ के बीच में रेशियो अनुपात कैलकुलेट कर रहे हों, इन दोनों ही केसेस में जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती सर, क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए भी फ्रैक्शन चाहिए। तो फ्रैक्शन में कांस्टेंट वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगी भाई, एलिमिनेट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और अगर रेशियो बात करें दो लोगों में, तो दो लोगों में रेशियो का मतलब भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए रेशियो या परसेंटेज में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कांस्टेंट मान का। अब यहाँ पर कांस्टेंट मान का मतलब ये है कि कोई भी सवाल में ये कहा जाए, हम उसकी साइड कहें किसी भी क्वेश्चन में,
तब भी वही मतलब है। हम कहें कि भाई पेरीमीटर माने परिमाप, तब भी वही मतलब है। और देखो पेरीमीटर को ही सर्किल में हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि। किस केस में, सर्किल के केस में, ठीक है। हम साइड कहें तब भी वही बात है, पेरीमीटर कहें तब भी वही बात है, किसी चीज़ की रेडियस त्रिज्या कहें तब भी वही बात है, किसी चीज़ का डायमीटर कहें तब भी वही बात है। क्यों सर, क्योंकि रेडियस तो r है, डायमीटर तो 2r है। दोनों सेम कैसे हुए, क्योंकि 2r में 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं डालता। परिधि जैसे सर्किल की 2πr होती है तो वो प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि 2 और पाई दोनों ही चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इस वजह से कोई पेरीमीटर, जैसे मान लीजिए स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है तो 4 भी क्या है, कांस्टेंट। तो जितने भी कांस्टेंट पार्ट होते हैं वो रेशियो और परसेंटेज में कोई भी प्रभाव नहीं डालते। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ परिधि लिखी है, त्रिज्या लिखा है, व्यास लिखा, कुछ भी लिखा है, ये सारे के सारे एक जैसे ही क्या होंगे, ट्रीट होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, 100% आपने एरिया मान लिया, क्षेत्रफल मान लिया वृत्त का, 10% पहले बढ़ा। हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर आप मेंसुरेशन में एरिया या वॉल्यूम के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर एरिया माने क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्क्वायर होती है, यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब है, स्क्वायर का मतलब 2 बार चीज़ें क्या होंगी, मल्टीप्लाई। और अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम चाह रहे हैं तो उसका मतलब है यूनिट कितनी बार होती है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आयतन अगर निकालना है तो यूनिट 3 टाइम्स होगी, एरिया निकालना है तो यूनिट कितनी टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। 2 बार चीज़ें दे रखी हैं तो 2 बार कर देंगे, अगर एक ही चीज़ दे रखी है तो उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी एक चीज़ दे रखी है तो 3 बार करेंगे, 3 चीज़ें दे रखी हैं तो कितनी बार करेंगे, 3 बार कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखी हैं, इस क्वेश्चन में अगर हाइट दे रखी है और दूसरी कोई वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या, डायमीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट केवल एक बार करेंगे, हाइट का मल्टीप्लिकेशन केवल एक बार करेंगे, और ये जो अदर चीज़ें हैं इसको 2 टाइम्स करेंगे। इसको कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ पर 10% बढ़ाया गया तो एरिया है, तो एरिया आपको बताया कि यूनिट स्क्वायर होता, मतलब हमें इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। ये कैंसिल, और यहाँ से आ गया 121। 121 का मतलब 21% की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो गई। नोट करिए। अब जैसे एक सवाल हम कर लेते हैं। देखिए एक सवाल कहा गया कि एक गोले का व्यास 10% बढ़ाया गया, ठीक है। गोले का व्यास 10% बढ़ाया गया। पहला क्वेश्चन है इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या आप ऐसा करिए इसके पहले निकाल लीजिए इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा पार्ट निकालिए इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका सलूशन क्या होगा। जब हम क्षेत्रफल की बात करें तो हमने मान लिया कि भाई 100% क्षेत्रफल है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की यूनिट हमने आपको बताई कि सर स्क्वायर होती है, और यहाँ एक ही वैल्यू दे रखी, तो इसको कितनी बार कर लेंगे, 2 बार, मतलब 110/100, 110/100। हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, हमें इसका फॉर्मूला, मान लीजिए आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इसका जो फॉर्मूला है वो 4πr² होता है, लेकिन अगर नहीं भी पता है, क्योंकि 4π क्या है, कांस्टेंट, r² है, तो आप r को 2 बार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ व्यास लिखा हुआ तो आपको पहले ही बताया गया कि व्यास हो तो डायमीटर हो, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करने पर आ गया 121। 121 का मतलब है 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। अब अगर हम आयतन के लिए बात करें, सेकेंड पार्ट इसका, तो हमने मान लिया कि भाई आयतन कितना % होगा, 100%। अब इस आयतन में 10% की वृद्धि हो रही है। मान लो सपोज इसका फॉर्मूला आपको ये नहीं याद है, तब भी क्वेश्चन कर लेंगे।
और याद है तो आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर किसका, गोले का। तो ये नहीं भी पता है तो 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको आर को 3 बार देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 110/100, कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, 1331.1, दैट इज आप कह सकते हैं 31% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी आयतन में। नोट कर लीजिए। एक और सवाल से समझ लेते हैं लास्ट इसमें। जैसे कहा गया कि एक बेलन की ऊंचाई 10% कम, एक बेलन की ऊंचाई में 10% की कमी की गई, इसकी त्रिज्या 10% बढ़ाई गई, इसकी त्रिज्या को 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया। क्वेश्चन है आपसे पहला, इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा ये बताना है, और दूसरा है आयतन में क्या प्रभाव होगा। इंग्लिश में हो जाएगा, इफ़ हाइट ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाई 10% एंड इट्स रेडियस इंक्रीज बाई 10% देन फाइंड, फर्स्ट है फाइंड करना फाइंड इफेक्ट इन इट्स एरिया, और दूसरा है फाइंड इफेक्ट इन इट्स वॉल्यूम, इसके प्रभाव आयतन में क्या है और क्षेत्रफल में क्या है। अब देखिए पहला सवाल करते हैं। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपको पता है कितना मान लिया आपने, 100। अब यहाँ दो वैल्यू दे रखी हैं और क्षेत्रफल की यूनिट भी क्या होती, स्क्वायर होती, तो दो ही वैल्यू हमको चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10% की कमी है 90/100 और रेडियस को 10% बढ़ाया गया, दैट इज़ 110। सॉल्व करेंगे यहाँ से 99 का मतलब है 1% की क्या हो गई भाई, कमी हो गई। और अगर मान लीजिए इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वैसे इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 पाई क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। अगर हम इसके आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लो नहीं भी हमें फॉर्मूला पता है तो हमने आपको बताया कि यूनिट क्यूब होता है, और अगर कभी भी हाइट आ जाए तो हाइट को सिर्फ एक बार करना, बाकी अदर वैल्यू को 2 बार कर देना मल्टीप्लाई। तो आप इसमें हाइट को एक बार कर लो 90/100, और बची हुई जो दो वैल्यू है उसको कितनी बार करना, 2 बार। तो त्रिज्या जो भी है उसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार। तो बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 99, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 108.9, दैट इज़ 8.9% की वृद्धि हो गई। नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए टाइप नंबर 2 पे, क्योंकि ये मेंसुरेशन से भी रिलेटेड टाइप था। नेक्स्ट टाइप 3 करते हैं। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1,08,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष जनसंख्या 10% घटती है। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला है
2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। दूसरा है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इंग्लिश में हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 1,08,000। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, सेकेंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10%, देन फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर और फाइंड पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर। अब देखिए, हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब भी हम प्रेजेंट से आगे चलते हैं तो 100 क्या होता है, मल्टीप्लाई हो करके उसमें जो भी वैल्यू ऐड होती है वो कर लेते हैं। अब जब हमें वैल्यू नहीं पता थी तो हम 100 मानते थे टाइप नंबर 2 में। जब हमें वैल्यू एग्जैक्ट पता है तो हम इस वैल्यू से ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। पहला पार्ट है 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद निकालने के लिए हमने प्रेजेंट में हमने मान लिया कितना दे रखा, 1,08,000। पहले साल 20% बढ़ती है तो बढ़ने के केस में बताया था कि चीज़ें प्लस हो जाएंगी, और अगर घट रही है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे 116,640, 1,16,640 जनसंख्या हो जाएगी, 1,16,640। अगर यही चीज़ हम पूर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो केस था अगर आप देखें कहीं ना कहीं तो आपने क्या किया कि वर्तमान से बाद में गए, तो ऐसे में आपको पता है कि 100 में जो भी चीज़ें होती हैं, 100 अगर नहीं है तो वैल्यू होगी आपके पास, और 100 में चीज़ें अगर बढ़ रही तो प्लस होके मल्टीप्लाई होगी, अगर घट रही तो माइनस होके मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन अगर हम बात करें पूर्व, तो पूर्व में अगर निकालना है और पूर्व से तो हम वर्तमान में आ सकते हैं, तो हमने क्या किया, पूर्व की जनसंख्या हमको नहीं पता, हमने x मान ली, और इसमें क्या हुआ 20% की वृद्धि पहले और दूसरे साल 10% की कमी, और वर्तमान में कितनी जनसंख्या है ये हमें पता है, 1,08,000 है। कैलकुलेट किया हमने, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 9 जा 108, ये कैंसिल हो गया। नोमिनेटर से नोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई किया, x बराबर आ गया 1 लाख, x बराबर 1 लाख। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख, और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1,16,640। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लिखिए एक मशीन का मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है। कितना है, 30,000 रुपये। इसमें प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन या ब्रैकेट में इसको बोलते हैं कमी होती है। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताएं। ठीक है, अब देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। कह रहा है मशीन का वर्तमान, इंग्लिश में हो जाएगा प्रेजेंट रेट ऑफ ए मशीन इज 30,000 if it is depreciated by 10% in each year then find rate of machine after 3 year। तो सिंपल सी बात है कि आपको पैसा तो पता ही है कितना है भाई, 30,000 रुपये है, और बाद में चल रहे हैं तो 100 में चीज़ें प्लस या माइनस होंगी। चूँकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो रहा है, कमी हो रही है, तो 100 में क्या हो जाएगा, 10% कमी हो जाएगी, 90/100। और ऐसा कितने साल तक हुआ है, 3 साल तक। तो 3 बार हम 90/100 करेंगे। कैलकुलेट करिए, 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 to 9। मल्टीप्लाई करिए 30 से, 0 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8, 3 7 जा 21। तो आपके पास आ गया 21,870। ये मशीन का मूल्य आ जाएगा। नोट कर लीजिए। टाइप नंबर 4 डालिए। टाइप नंबर 4 में है यदि, पहला सवाल, यदि, देखो हर चीज़ की पहचान आना ज़रूरी है, समझिए पहले। टाइप नंबर 4 में पहचान है ये कि आपसे नया मूल्य
या पुराना मूल्य पूछा जाता है, न्यू प्राइस या ओल्ड प्राइस पूछा जाता है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में 1/2 kg चीनी अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला, चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें। दूसरा है चीनी का पुराना मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चीनी का नया मूल्य और चीनी का पुराना मूल्य हमको ज्ञात करना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए आप कि आप दुकान पर गए 270 रुपये लेकर के, ठीक है। अब वहाँ पर बताया कि उसने कि चीनी के मूल्य में भाई 10% की कमी हो गई, तो आपने कहा कि जितना भी पैसा हमारा बच रहा है उसका आप हमें और चीनी दे दीजिए, तो उसने आपको आधा किलो चीनी अधिक दे दी, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जो 270 रुपये हैं इसका 10% कितना होता है। तो 270 का 10% होता है 27 रुपये। अगर आप देखते तो आपको कितने रुपए बच सकते थे, 27 रुपये। और इस 27 रुपये की वजह से ही आपको कितनी चीनी उसने दी है, 1/2 kg। तो यहाँ से 1 kg का रेट कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 रुपीज़। और ये कौन सी सिचुएशन है, नया मूल्य की। तो आपको पता चल गया कि नया मूल्य 1 किलोग्राम का कितना हो गया, 54। अब मान लीजिए आपको पुराना पता करना है, तो देखिए पुराना से आपको नए की तरफ आना है, तो पुराना आपको नहीं पता, आपने x मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 10% की कमी हुई थी, तो 10% की कमी होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90/100। और नया तो आपको पता ही है कितना है, 54। कैलकुलेशन आनी चाहिए, 9 से कट जाएगा, तो यहाँ से पुराना मूल्य x बराबर कितना आ जाएगा, 60 रुपीज़। पुराना मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपये। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। केले के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 60 रुपये में 4 केले 60 रुपये में 4 नहीं, लिख लीजिए 60 रुपये में 3 केले कम प्राप्त करता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है 1 दर्जन केले का नया मूल्य ज्ञात करें। दूसरा है 1 दर्जन केले का पुराना मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इफ़ रेट ऑफ बनाना इंक्रीज बाय 25%, रेट ऑफ बनाना इंक्रीज बाय 25%, देन ए मैन गेट्स 3 बनाना लेस इन ₹60। फाइंड द न्यू कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनाना एंड ओल्ड कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनाना, या ओल्ड रेट ऑफ 1 दर्जन बनाना, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए भाई सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये है कि 60 रुपये का 25% कितना होता है ये निकालिए। तो 60 रुपये का 25% होता है 4 एकन 4, 4 पंचे 20, यहाँ से होता है 15 रुपये। और 15 रुपये की वजह से आपको 3 केले क्या है, कम मिले। तो 3 केले का मूल्य आपको पता चल गया कितना है, 15 रुपये। अब आपको चाहिए कितना सर, 1 दर्जन। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें 1 दर्जन बना लीजिए। 1 दर्जन का मतलब है कि कितने केले चाहिए, 12 केले चाहिए। और 12 केले के लिए
आप इस पूरी इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तभी तो ये 12 होगा। और अगर ये 12 होगा तो 15 का 4 में गुणा कितना हो जाएगा, 60 रुपये। तो आपको पता चल गया कि जो नया मूल्य है वो 1 दर्जन केले या 12 केले का कितना है, 60 रुपये है। अब आपको अगर पुराना मूल्य चाहिए तो पुराना मूल्य से नया मूल्य निकालना हमने आपको बताया कि आप पुराना मान लीजिए x है। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर इससे पहले वाले सवाल में कमी हो रही थी, अभी यहाँ वृद्धि हो रही, तो आप यहाँ पर कितना करेंगे, 25% बढ़ा देंगे, 125/100, और नया मूल्य आपको पता है कितना है, 60। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12। यहाँ से आपको आ जाएगा x = 48 रुपीज़। जो पुराना मूल्य है 1 दर्जन केले का वो कितना है, 48 माने 48 रुपये है। नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक है भाई, टाइप नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 हमारा चुनाव पर बेस्ड है, इलेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 3000 मतों से जीत गया, 3000 मतों से जीत गया, और वह 3000 मतों से क्या हो गया भाई, जीत गया। अब इसमें कई सारे सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है, कुल मतों की संख्या बताएं, कुल मतों की संख्या। दूसरा सवाल है, हारने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले के वोट ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है और हारने वाले के वोट ज्ञात करने हैं। इंग्लिश में हो जाएगा, इन इलेक्शन विनर कैंडिडेट गॉट 60% वोट एंड ही विन बाई 3000 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एंड दूसरा क्वेश्चन है लूजर कैंडिडेट वोट। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे। आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप में कितने % होती है, 100% होती है। ठीक है, तो हर चीज़ जब 100% होती है तो आपने मान लिया कि 100% चुनाव हुआ होगा। अब 100% में अगर विनर को 60% मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझने वाली, ये तो 3000 हैं, ये किसका % है, क्या ये टोटल जीतने वाले के मत हैं, नहीं, क्योंकि लिखा वो 3000 मतों से जीत गया। ये तो लिखा नहीं कि उस जीतने वाले उम्मीदवार को 3000 मत मिले। तो यहाँ पर अगर 3000 मतों से जीतने का मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर, परसेंटेज में कितने % से जीत रहा है, 20। तो ये कह सकते हैं ये जो मान है वो कितने % का मान है, 20% का मान है। अब आपसे जो भी निकालना का है वो आप निकाल सकते हैं। अगर कुल निकालना है तो कुल आपने कितना मान रखा है, कुल आपने 100 मान रखा है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, तो टोटल आपको पता चल जाएंगे कितने मत हैं, 15000। अगर आपसे कह रहा है कि ये बताइए हारने वाले को कितने मिले, तो हारने वाले के लिए आपको क्या करना होगा, 3000/20 ये तो फिक्स है, और हारने वाले का जो % है वो सर कितना है, 40। तो यहाँ से हारने वाले को कितने वोट मिले, 6000 वोट मिले। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक चुनाव में 10% वोट जो है अवैध घोषित किए गए, 10% वोट अवैध घोषित किए गए, अवैध घोषित किए गए। ठीक है, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह
3600 मतों से जीत गया। 3600 मतों से भाई क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है वैध मत बताएं, दूसरा है हारने वाले के वोट, तीसरा है आपका कुल वोट। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है इन इलेक्शन 10% वोट्स आर इनवैलिड, winner candidate got 60% of valid vote and win by 3600 votes, find the valid votes, loser candidate vote and total votes। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम एकदम कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो 100% अगर वोट हैं टोटल, तो इसमें से 10% अगर हमारे ख़राब हो गए तो हमारे पास 90% क्या बचे, वैलिड वोट बचे, वैध मत। और इस वैध में से 60% मिला है किसको, जीतने वाले को। तो इसका मतलब हुआ कि जीतने वाले को कितना मिला है, 54% मिला है विनर को। और 54 अगर हम 90 से माइनस करें तो हम कह सकते हैं लूजर को कितना मिला होगा, 36%। क्वेश्चन हमने ऐसे कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास 3600, वो किस बात की वैल्यू है, वो दे रखी है कि इतने मतों से जीत गया। तो आप यहाँ बताइए कि परसेंटेज में वो कितने से जीत गया, 18% से। तो ये 18% का मान। अब जो पूछा जाए, आपसे पूछा जा रहा है वैध मत बताइए, वैलिड मत। तो वैध मत के लिए आपके पास कितने से मल्टीप्लाई, 90 से। तो आपको कितना आ गया, 18,000 वैध मत हो गए। अगर आपसे कह रहा है हारने वाले के वोट, तो हारने वाले के लिए 3600 बटे 18, और हारने वाले का जो परसेंटेज वो 36 है, तो यहाँ से 7200 हो गए हारने वाले के वोट। और अगर आपसे कह रहा है कुल मत बताइए, तो आप हो गए 3600 बटे 18, और कुल कितना है 100%। तो यहाँ से हो गया आपका कुल मत कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। टाइप नंबर 6 में पहला सवाल लिखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंक से फेल हो गया। ठीक है, जबकि इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक प्राप्त हुए, 45% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, 35 अंक अधिक थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपसे, परीक्षा का पूर्णांक बताएं। दूसरा है उत्तीर्णांक अंक बताएं, उत्तीर्णांक अंक ज्ञात करें। इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, इन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, वाइल इन सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स एंड ही आल्सो गॉट 35 मार्क्स मोर देन पासिंग नंबर, फाइंड टोटल मार्क्स एंड पासिंग नंबर। ठीक है, सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करें कि मान लीजिए आप खुद को आप एज्यूम कर लीजिए पहला विद्यार्थी है, इसको पास करना है, तो क्या होगा भाई, इसको 30% अंक मिला है, 40 से फेल हो गया, 40 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता।
अगर हम सेकेंड स्टूडेंट को सिर्फ पास करने की बात करें तो इसको 45% मिला है और 35 अंक अधिक मिले हैं। अगर ये 35 माइनस कर देंगे तब भी वो क्या रहेगा, एग्जैक्ट पास रहेगा। अब आप नंबर एक तरफ कर लीजिए और परसेंटेज एक तरफ। -35 इसमें जुड़ेगा 75 हो जाएगा और 30% माइनस होगा 15%। तो आपको ये पता चल गया कि 15% की वैल्यू कितनी है, 75। अब जो भी क्वेश्चन हम करना चाहें, जैसे हमें टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 75 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 15% का मान है। टोटल कितना होता है, 100% कट किया हमने, तो हमें पता चल गया कि टोटल कितना होगा, 500 मार्क्स। या सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अगर हमें पासिंग नंबर चाहिए तो पासिंग नंबर के लिए दो चीज़ें, या तो ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए या तो ये, दोनों से ही आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, जैसे ही हमने 75/15 30% निकाल के उसमें 40 नंबर जोड़ दिया तो 5 3 जा 150 + 40 दैट इज़ 190। आगे दोनों क्वेश्चन के आंसर नोट कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन और दूसरे तरीके से पूछा जाता है। कैसे, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है। थर्टी 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों में पास हुए। क्वेश्चन है कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स एंड 70% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 30% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखिए भाई, हमारे पास मैथ्स में कितने हैं, 60% फेल हो गए, ठीक है। इंग्लिश में कितना है, 70% फेल हो गए। अच्छा, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो है हमारे पास 30% क्या है, पास। तो एक बात आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, जब भी आप चाहे तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग करना होगा, पास। ये जो बोथ वाला है कॉमन, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम इस तरीके से, तो कॉमन पार्ट को यहाँ पर रखेंगे 30% पास। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको मैथ्स का मान रहे हैं और इसे इंग्लिश का मान रहे हैं तो हमें इसमें पास देखना होगा। अगर 60% फेल है तो पास कितने होंगे, 40% यहाँ पर लिखना होगा। और अगर हमारे पास 70% फेल है तो यहाँ पास कितने होंगे, 30% पास होंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका ये है कि हम 100 में से इन दोनों वैल्यू को इंडिविजुअल जोड़ लें, 40 और 30, और कॉमन को इसमें से माइनस कर दें। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100, 40 और 30 70, और 70 में से 30 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 40 दैट इज़ 60%। तो 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या हैं, फेल है, मैथ्स और इंग्लिश में क्या हैं, फेल, ठीक है।
अगर हम इसको वेन डायग्राम से करें तो यहाँ भी कर सकते हैं कि 40 और 30 टोटल कितना हुआ 70 और उसमें से कॉमन है 30। तो हमारे पास पता चल गया कि 40% स्टूडेंट क्या हैं भाई, पास हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 60% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे दोनों विषयों में। 60% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।